दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के लिए कल का दिन बेहद खास था और ख़ास हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके सबसे कद्दावर, सबसे जुझारू और सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी की पार्लियामेंट में वापसी हो गई है। राहुल गांधी, जिन्हें मोदी सरनेम के मानहानि के मामले में सूरत के सत्र न्यायालय से अधिकतम 2 साल की सज़ा मिली थी और फिर गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस सज़ा को बहाल रखा था। आनन फानन में मोदी सरकार ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बर्खास्त कर दिया था। उनके घर को आनन फानन में खाली करा लिया गया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है तो क्या उतनी ही तत्परता के साथ राहुल गांधी का मकान भी वापस मिलेगा? लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राहुल गांधी के पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी क्या उनका सामना करेंगे और कैसे उनके सवालों का जवाब देंगे। और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कल जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में पहुंचे तो पार्लियामेंट का कॉरिडोर, उसके तमाम दीवारें राहुल गांधी जिंदाबाद और इंडिया अलायंस जिंदाबाद के नारों से गूंज रहे थे। तमाम हुजूम राहुल गांधी को देखने के लिए उमड़ रहा था। इंडिया अलायंस के तमाम नेता वो राहुल गांधी के साथ संघर्ष में अपने आप को पेश कर रहे थे और ये विश्वास दिला रहे थे कि हम आपके इस संघर्ष में साथ खड़े हैं। दोस्तों, ऐसे में एक दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि अब जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में आ चुके हैं, इसका इंडिया अलायंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और तीसरा सवाल कि क्या राहुल गांधी की पार्लियामेंट में वापसी का असर 2024 के जनरल इलेक्शन पर पड़ेगा? यानी 18वीं लोकसभा का चुनाव जब होगा मई 2024 में, अभी तो फिलहाल मई ही कहेंगे, तो उस समय राहुल गांधी को जिस तरह से मोदी सरकार ने प्रताड़ित किया है, इसका क्या असर उस पर पड़ेगा? इन 3 सवालों को लेकर के आज हम परिचर्चा कर रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का सामना कर सकते हैं? लगता तो नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मोदी और अडानी के रिश्तों को बेपर्दा करते हुए जिस फोटो को सामने रख करके सवाल पूछा था कि गौतम अडानी के धनपति कुबेर बनने में नरेंद्र मोदी की भूमिका क्या है और मोदी जी के रिश्ते अडानी के साथ क्या है, इन सवालों के बाद ही और उस फोटो के बाद ही राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए थे। उसके बाद जब वो इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, तो राहुल गांधी के दिए गए बयानों को देशद्रोह तक कहा गया। ये कहा गया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत की बदनामी कर रहे हैं। लेकिन इस देश के लोगों ने ये देखा कि राहुल गांधी जिस तरह से विदेश नीति पर और आर्थिक नीति पर अपनी बात रख रहे हैं, वो वास्तव में कितनी सच है, कितनी यथार्थपरक है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी पिछले दिनों जब भारत जोड़ो यात्रा को शुरू करते हैं तो उसने इस देश के पूरे माहौल को बदल दिया था। और इसलिए बदल दिया था, अगर हम उसकी पृष्ठभूमि में जाएं, तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस देश में संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया, हिंदुत्व की उस पूरी आक्रामक विचारधारा के जरिए दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छलनी किया और उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। उनका उत्पीड़न ही नहीं किया गया बल्कि लिंचिंग तक की गई। और उसके बरक्स इस देश में
अंबेडकरवाद ने हिंदुत्व का डट करके मुकाबला किया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जगह जगह अंबेडकरवादी आंदोलन खड़े होने लगे। बुद्धिस्ट परंपरा को लेकर के तमाम सारे बयान ही नहीं होने आने लगे, बल्कि लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण करना भी शुरू कर दिया था। वो 22 प्रतिज्ञाएं कई जगह दोहराई गईं जो 1956 में बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करते समय दोहराई थी। ऐसे माहौल में जब देश के किसान अपने खेती को बचाने के लिए और उन 3 काले कानूनों के विरोध में दिल्ली की सरहदों पर जमा थे, 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बाद उन्हें न्याय मिल सका। सच में पूछा जाए तो वो न्याय भी नहीं था। उसी तरह से असंगठित मजदूरों के सवाल और इसके अलावा आदिवासियों के सवाल, दलितों के अपने उत्पीड़न और उनके मूल अधिकारों के सवाल, इन सारे सवालों को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में एड्रेस किया। और यही कारण है कि जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर के कश्मीर तक गई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके मोदी ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश को करवट दी, एक नैरेटिव खड़ा किया, एक माहौल बनाया कि इस सत्ता ने जिस तरह से इस लोकतंत्र को कमज़ोर किया है, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया है और संविधान की मूल भावनाओं से खिलवाड़ किया है, उसके बरक्स कोई एक शख्सियत अगर सामने संघर्ष कर रही है तो वो राहुल गांधी है। मतलब ये कि उन तमाम आयोजनों और आंदोलनों का जो स्वरूप था और जो उसकी ऊर्जा थी, वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ एकजुट हो गई। और यही कारण है कि वे सोनीपत की महिलाएं जो राहुल गांधी के आमंत्रण पर दिल्ली पहुंचती हैं, या वो करोल बाग का मोटरसाइकिल का मिस्त्री, या मंडी के वे तमाम लोग जो सब्जी बेचते और ख़रीदते हैं, तो ये तमाम लोग राहुल गांधी के साथ एकजुट होने लगे और ये सत्ता वो राहुल गांधी की लोकप्रियता से खौफ खाने लगी। और यही कारण है कि राहुल गांधी को संसद से बाहर करने का रास्ता दिखाया गया कि ताकि राहुल गांधी इस सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके ये ना पूछें कि मोदी जी अडानी से आपके रिश्ते क्या हैं। ऐसे में लगता तो ये है कि राहुल गांधी के सवालों का सामना करने की हिम्मत नरेंद्र मोदी में नहीं है। मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूँ कि नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के सामने गैर हाजिर होंगे, क्योंकि अब उनमें वो भी हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी का मजाक बनाएं, क्योंकि इस देश का जनमानस अब राहुल गांधी को बेहद गंभीरता के साथ ले रहा है। उसकी जो धारणा कई सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके राहुल गांधी की इमेज खराब करके बनाई गई थी, वो धारणा अब लोगों की बदल चुकी है। अब दूसरा सवाल ये कि इंडिया अलायंस पर राहुल गांधी की पार्लियामेंट में वापसी का क्या असर होगा। इस जीत के बाद राहुल गांधी स्वाभाविक तौर पर इस इंडिया अलायंस के प्रमुख नेता के रूप में उभर रहे हैं, केंद्रीय नेता के रूप में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी आज की तारीख में महात्मा गांधी की भूमिका में है, वो जयप्रकाश नारायण की भूमिका में है,
वो डॉक्टर लोहिया की भूमिका में है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का मकसद सत्ता प्राप्ति नहीं है। राहुल गांधी का मकसद इस देश को जोड़ना है। इस देश की बहुलता, इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं और इस देश का सौहार्द ये बरकरार रहे, ये सुरक्षित रहे, इसके लिए राहुल गांधी पार्लियामेंट से लेकर के और खेतों और खलिहानों तक पहुंच रहे हैं। वो महानगरों से लेकर के गांवों तक का सफ़र कर रहे हैं। जब वो मणिपुर पहुंचते हैं और कुकी समुदाय हो या मैतेई समुदाय, उन लोगों के आँखों से आंसुओं को पोंछते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे गांधी कह रहे हों कि हमारा लक्ष्य, हमारे राष्ट्रवाद का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पोंछना है, उनके दुख दर्द को मिटाना है। जब वो हाथरस में उस बेटी के न्याय के लिए पुलिस के धक्के को सहते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई अंबेडकर, इस दौर का अंबेडकर आकर के दलितों के लिए संघर्ष कर रहा हो, अपनी बेटी, अपनी बहन के लिए संघर्ष कर रहा हो। और जब वे पहुंचते हैं कर्नाटक की ज़मीन पर, महाराष्ट्र की ज़मीन पर, तो ऐसे लगता है कि वहाँ कोई ज्योतिबा फूले, वहाँ कोई जयपाल सिंह मुंडा खुद आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के दुख दर्द और उनके अधिकारों के लिए समर्पित होकर के लोगों के बीच में पहुंच गया है। राहुल गांधी की यही शख्सियत आज की तारीख में बन रही है। और देश ही नहीं, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई निस्वार्थ भाव से देश और समाज की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो सारी कायनात उसके साथ आ जाती है। राहुल गांधी के साथ आज पूरा देश खड़ा हो रहा है और इसीलिए इंडिया अलायंस के वे तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी कह रहे हैं, राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए इंडिया अलायंस पर एक मजबूत प्रभाव राहुल गांधी की पार्लियामेंट में वापसी का पड़ने जा रहा है। यानी जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंडिया अलायंस कहीं से ब्रेक होगा, कहीं उनको ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे के डर से उनको तोड़ लिया जाएगा या उन्हें कांग्रेस के खिलाफ भड़का करके उनको अलग कर दिया जाएगा, ऐसा अब होने नहीं जा रहा है। एक तरफ तो राहुल गांधी ने पटना में जिस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, यानी वो चाहती है कि इस देश की तानाशाही सत्ता को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार है। यानी वो कोई पद नहीं चाहती, उसका ये मकसद नहीं कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी उसकी हो। और यही वजह है कि ममता बनर्जी से लेकर के शरद पवार तक, नीतीश कुमार से लेकर के लालू प्रसाद यादव तक, सब राहुल गांधी के साथ एकजुट और एक मंच पर आने के लिए तत्पर हैं। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तीसरा सवाल कि राहुल गांधी के पार्लियामेंट में पहुंचने, फिर से पहुंचने, इंडिया अलायंस के समर्थन से जो जनरल इलेक्शन प्रस्तावित है उस पर कितना असर पड़ेगा। बहुत सारे विश्लेषक जो खास करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के समर्थक हैं, वो इस बात को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, नरेंद्र मोदी अपराजेय हैं। लेकिन आंकड़े इस बात का गवाह नहीं देते। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी ने अभी कितने इलेक्शन जीते हैं। 2
चुनावों का सामना किया है। 2014 में जब वो आते हैं, उस समय यूपीए 2 सरकार की अलोकप्रियता और उसके खिलाफ जो पूरा माहौल था, उसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी उठाते हैं। यानी याद कीजिए, वो अन्ना का आंदोलन, अन्ना हज़ारे का, अरविंद केजरीवाल का, और उसके साथ जो पूरा आरएसएस का कुनबा लगा हुआ था, उसने यूपीए के खिलाफ जो माहौल तैयार किया, और उसमें कैग विनोद राय की भी पूरी भूमिका थी। हालांकि खुद विनोद राय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये कहा कि मैंने जो आरोप लगाए थे वो सही नहीं थे, माने अनुमान से हम वो करप्शन के आरोप लगा रहे थे। उसके बाद तो 2G और 3G घोटाले में जिन लोगों को जेलें हुई थीं, वो लोग भी वापस आ गए, और नरेंद्र मोदी की सरकार रहते हुए भी उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन ये परिदृश्य 2013 में कुछ और था। आज उनका पर्दाफाश हो चुका है। तब उस कारपोरेट हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर के एंटी इनकम्बेंसी की हवा के साथ नरेंद्र मोदी अच्छे दिन के वादे, भ्रष्टाचार, महंगाई को दूर करने के वादे, 15 लाख हर आदमी के खाते में आ जाने का वादा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा, इस सब उम्मीदों के साथ नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में आते हैं, और वो 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। यानी 1984 में जो राजीव गांधी को मैंडेट मिला था 414 सीटों का, अब तक का इतिहास, उसके बाद 2014 के इलेक्शन तक किसी भी लोकसभा में पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला था, किसी एक खास पार्टी को। ये मुकाम हासिल किया नरेंद्र मोदी ने। 2019 में जब पहली बार उनका एक तरह से परीक्षण हुआ, एक पहली बार उन्होंने परीक्षा फेस की अपने चुनाव की। ये 2014 का जो चुनाव था वो यूपीए के एंटी इनकम्बेंसी के साथ वो चुनाव हुआ था। लेकिन पहली बार सत्ता में रह कर के नरेंद्र मोदी जब चुनाव मैदान में आते हैं, तो वो आपको याद होगा कि पहला वोट देश के शहीदों के नाम पर होगा। ये तमाम हथखंडों को अपनाया नरेंद्र मोदी ने, और वो राष्ट्रवाद का भी उन्होंने इशू उठाया। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कारण था वो था लोगों का इंतज़ार, लोगों की उम्मीदों का अभी कायम रहना। भले ही वो नोटबंदी का झटका खा चुके थे, लेकिन उस समय भी डिवीज़न किया गया था कि गरीब आदमी ये महसूस करे कि अरे साहब, अमीरों का तो काला धन चला गया, जबकि सारा कुछ वापस आ गया रिजर्व बैंक के पास। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी उससे ज़्यादा, माने पिछले इलेक्शन से ज़्यादा मार्जिन से ही नहीं, ज़्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाते हैं। ये उनका पहला इम्तहान था जिसमें वो 100% सफल हुए। अब जबकि करीब 9.5 साल का वक्त बीत चुका है, लोगों ने नरेंद्र मोदी के उन वादों की हवा निकलते हुए देख ली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2019 में ये जो विपक्ष था वो एकजुट नहीं था, एक साथ नहीं था। बहुत सारे राजनीतिक दल तो तब नरेंद्र मोदी के साथ थे, चाहे वो नीतीश कुमार हो या पंजाब की अकाली दल हो। आज ये तमाम पार्टियां इंडिया अलायंस के साथ आ गई हैं या नरेंद्र मोदी से दूर खड़ी हुई हैं। ये जो परिवर्तन है 2023 तक आते आते देखा जा रहा है, और नरेंद्र मोदी की तमाम असफलताएं, सिर्फ नोटबंदी ही नहीं, उसके बाद कोरोना काल में जिस तरह से करप्शन हुआ, कोरोना किट से लेकर के और ऑक्सीजन के तमाम और दवाइयों में, मैं उसकी चर्चा कभी और करूंगा। फिर जिस तरह से लोगों की मौतें हुई, तो वो फेलियर,
इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो घुसपैठ हुई चीन के सैनिकों की, वो बहुत बड़ा फेल्योर, और सबसे बड़ा फेल्योर चरम महंगाई का, बेरोजगारी का, असंगठित क्षेत्र पूरा ध्वस्त हो गया। लोग सड़कों पर हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं है, और महंगाई 200 रुपए से ऊपर टमाटर का दाम है। वो 5 किलो राशन 81 करोड़ लोगों को लाइन में लगा करके दिया जा रहा है, क्या वो पर्याप्त है? नहीं। एजुकेशन को ध्वस्त कर दिया गया, हेल्थ सेक्टर को उन तमाम निजी कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया गया जो उन राजनेताओं से संबंधित हैं या गुजराती लॉबी से संबंधित हैं। उसकी भी चर्चा कभी और इधर किसानों, मजदूरों, दलितों पर बढ़ते हुए अत्याचार, आदिवासियों का अपमान, सीधे मुंह पर पेशाब करने की वो घटना, और इसके अलावा जाति जनगणना पर सीधे तौर पर इनकार करना, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 के चुनाव मैदान में जब पहुंचेगी तो राहुल गांधी के एक विश्वसनीय, एक मुखर और एक मजबूत आवाज के साथ इन तमाम मुद्दों का वो सामना करेगी। इंडिया अलायंस के जरिए विपक्ष ने राष्ट्रवाद के, भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे नैरेटिव को, उस छद्म को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश, उस तैयारी कर ली है। और इसके अलावा अभी तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होना है, जो नॉर्थ इंडिया से, जो हिंदी पट्टी है वहाँ से गुजरेगी, गुजरात से, पश्चिम से गुजरेगी, नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर मिज़ोरम और मणिपुर की का अशांत और वहाँ की अव्यवस्था है, बल्कि जिस तरह से वहाँ पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि वो मैतेई समुदाय के बीच जो पूरा संघर्ष चल रहा है, और हरियाणा में जो अभी हो रहा है, जो बुलडोजर न्याय जो कायम किया जा रहा है इस देश में, इसके खिलाफ इस देश में प्रेम और सौहार्द का संदेश लेकर के बुनियादी मुद्दों के सवालों को एड्रेस करते हुए राहुल गांधी जब इस गली से गुजरेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होगी। और उसमें केंद्रीय भूमिका राहुल गांधी की रहने वाली है, जो बिना किसी सत्ता के प्रलोभन के साथ सड़क से लेकर के संसद तक खड़ा हुआ है। उस राहुल गांधी का सामना करने की हिम्मत नरेंद्र मोदी में अब नहीं दिखाई पड़ती, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कल का परिवर्तन है वो महत्वपूर्ण साबित होगा।